मधु ने भी जब कहा प्राची को कि तुम ना लहंगे की जगह गाउन पहन लो, तो दोनों की बात सुनकर, मतलब भाभी की बात सुनकर, मधु की बात सुनकर प्राची वहाँ से चली गई और लहंगे की जगह गाउन बुक कर लिया। शॉपिंग के बाद स्मिता के पास जाकर मधु बोली, हमारी सारी शॉपिंग तो हो गई और बाकी जो शॉपिंग रह गई है वो कल युग और प्राची साथ में जाकर कर लेंगे। हाँ, वही मैं कहने वाली थी, स्मिता ने जवाब दिया। तो मधु, प्राची और रूही तीनों वापस अपने घर की ओर मुड़ गए और युग भी शॉपिंग करने के बाद अपने भैया भाभी के साथ वापस होटल की ओर चला गया। इधर आयशा ने अमन के दिल में जो और गलतफहमियों का भंडार भर दिया था, उससे अमन का गुस्सा फिर फूटने लगा। आज फिर अमन गुस्से में घर पहुंचा तो उसे देखकर ऐसा उसके घर वाले बहुत परेशान हो गए। उन्हें लगा था कि शायद उन्होंने कल जब अमन को अपने घर में देखा था और पाया था, वो अमन हमेशा हमेशा के लिए कहीं दूर हो गया है। आज अमन का फिर से पुराना रूप आ गया है। जब सबने अमन को गुस्से में देखा तो किसी ने भी उससे बात करने की हिम्मत नहीं की। इधर दादी अपने कमरे में बैठे बैठे टीवी देख रही थी। इतने में रीमा उनके पास आकर बोली, दादी दादी, आपको पता है आज फिर भैया बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। गुस्से में नजर आ रहे हैं? पर कल तो वो बड़े प्यार से प्राची की तारीफ कर रहा था। पता नहीं दादी, मुझे लगता है कि आयशा ने फिर भैया के कान भर दिए हैं। रीमा ने दादी से कहा, फिर से भर दिया उस नागिन ने? वो तो हमारे अमन को खाने में बैठी हुई है, जब देखो उसके दिमाग में कूड़ा भर देती है। उस आयशा ने ना इसको कितना बदल दिया है, पर हम कर भी तो क्या सकते हैं। उसके मम्मी चाचा तो मतलब समझते ही नहीं है ये सब। उन्होंने आयशा की बस अच्छाइयाँ ही देखी हैं, बुराइयां तो कोई देखता ही नहीं। दादी, कर तो हम कुछ नहीं सकते, लेकिन कुछ ना कुछ तो हमें सोचना ही होगा। इतने में रीमा की नजर टीवी की ओर गई और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो धीरे से दादी के कान में कुछ बोलकर वहाँ से चली गई। आयशा अपने घर पे बैठकर सबके साथ रात का डिनर कर रही थी। इतने में फिर उसे उसी अनजान नंबर से फोन आया। फोन देखकर आयशा ने अपने मम्मी पापा से एक्सक्यूज मी कहा और फिर साइड में जाकर फोन उठाकर बोली, हाँ बोलो, अब क्या हुआ? तुमने जो जो कहा था मैंने वो कर दिया है, अब और क्या करना है मुझे? मैंने तुझे क्या कहा था और तूने क्या किया है? सामने से एक भारी आवाज में किसी लड़के ने कहा, आपने मुझसे 50 लाख कंपनी से निकलवाने के लिए कहा था, मैंने निकाल दिए। और मुझे तो एक बात समझ नहीं आती, आप कितने लोग मिले हैं? कभी कोई लड़का बोलता है, कभी कोई लड़की बोलती है, कभी तीसरा लड़का बोलता है। कितने लोग हैं आप लोग और क्या चाहते हैं? आप लोग मेरे साथ लुक्का छुपी का गेम क्यों खेल रहे हैं? अगर आपके अंदर सच में हिम्मत है तो बाहर आइए, मेरे सामने आइए। आऊंगा, तुम्हारे सामने बहुत जल्द आऊंगा, तुम उसकी फिक्र मत करो। और आगे की बात सुनो, कल शाम 7 बजे नीली पहाड़ी पर अपने जेवरात लेने आ जाना। जेवर का नाम सुनकर आयशा खुश हो गई। उसे लगा शायद अब उसके जेवरात उसे वापस मिल जाएंगे, तो वो इन सारी चीजों से कहीं ना कहीं निकल जाएगी। तो ये ब्लैकमेल वगैरह वाला जो सिलसिला है ना, वो भी बंद हो जाएगा। सामने वाले ने इतना कहकर फोन काट दिया तो आयशा खुशी खुशी डाइनिंग टेबल पर बैठ गई और खाना खाने लगी। आयशा को खुश देखकर राघव से रहा नहीं गया। वो आयशा को घूर कर बोला, क्या बात है, बड़ी खुश नजर आ रही हो तुम? कुछ भी तो नहीं? आयशा ने घबराते हुए कहा, हमें तो समझ ही नहीं आता, कभी तुम खुश नजर आती हो, कभी तुम परेशान नजर आती हो, कभी बहुत ज्यादा दुखी नजर आती हो। भगवान ही जाने क्या चल रहा है तुम्हारी जिंदगी में। राघव ने ये कहा तो आयशा उसे देखकर बोली, कैसी बात कर रहे हो तुम? और मम्मी पापा, आप इसे बोलिए, मुझसे फालतू के सवाल ना करे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये। आयशा ने गुस्से में अपने मम्मी पापा से कहा तो आयशा की मम्मी और पापा दोनों एक साथ राघव को डांटने लगे। कितनी बार कहा है तुम्हें कि बच्ची को परेशान मत किया करो, जब देखो अपनी बहन के पीछे पड़ा रहता है। तो आप लोग ने ही इस लड़की को अपने सर पे चढ़ा रखा है। जिस दिन इस लड़की की सच्चाई सामने आएगी ना, उस दिन आपको समझ में आएगा ये कितनी बड़ी डायन है। इतना कहकर राघव अपने खाने की प्लेट वैसी की वैसी छोड़कर वहाँ से चला गया। राघव के मुंह से ये सारी बातें सुनकर आयशा को कुछ समझ नहीं आया कि उसका भाई उससे हमेशा गुस्से में क्यों बात करता है, क्यों उस पर इतना चिल्लाता रहता है, इस बात पर तो इतना क्यों अड़ता है। इधर निखिल जब ऑफिस से लौट कर आया तो अपने जूते उतारते हुए आरव की ओर देखकर बोला, तुझे पता है हमारी कंपनी में अभी एक न्यू मेंबर ने ज्वाइन किया है। वो हंसराज कंपनी अपनी छोड़कर हमारी कंपनी ज्वाइन करने आया है। क्या? पर क्यों? उसे अमन ने कंपनी से निकाल दिया। निखिल ने कहा, अच्छा, ये नहीं पूछोगे कि उसका नाम क्या है और कौन है वो? कौन है तुम ही बता दो, आरव ने हंसकर कहा, दिव्यांशी।
अमन ने उसे अपनी कंपनी से निकाल दिया, इसीलिए वो हमारी कंपनी ज्वाइन कर रही है। देखो निखिल, तुम उस लड़की पर भरोसा मत करना। तुम भी जानते हो उसने प्राची के साथ क्या क्या किया है। हाँ मैं जानता हूँ, पर आरव, मैंने उसमें जो बदलाव देखे हैं वो सच में काबिले तारीफ है। उसकी हरकतों में बहुत बदलाव आ गया है। पहले से ही मैं उसे पर्सनली जानता हूँ अच्छी तरह से। बदलाव मैंने उसमें देखे हैं बहुत अलग से। वो सुधर गई है यार। हो ही नहीं सकता। आयशा और दिव्यांशी दो ऐसी लड़कियां हैं जो कभी नहीं सुधर सकती। नहीं आरव, हमने शायद कभी ना सोचा, लेकिन दिव्यांशी की आंखों में मैंने अब ना पछतावे के आंसू देखे हैं। सच में मैं बोल रहा हूँ तुमसे, मानो मेरी बात। मतलब तुम दिव्यांशी से मिले हो क्या? हाँ, वो तो मुझे जानती है पर्सनली। मैं भी उसे जानता हूँ पर्सनली। जब कंपनी में मेरा उससे सामना हुआ तो मेरे पास आकर रोते रोते मुझसे सारी बात बताई उसने मुझे बताया कि आयशा ही ये सब कर रही है। आयशा ने अमन और प्राची को अलग किया और आयशा ने ही दिव्यांशी को कई बार प्रमोशन का लालच देकर उससे प्राची और अमन को अलग करवाने की चाल चलवाई। आयशा ने प्राची के लिए अमन के दिल में गलत फहमियां पैदा करवाई। जो कुछ भी किया धरा है वो आयशा का किया धरा है। पहले उसे देखकर तो कभी लगता नहीं था कि वो इतना सब कर सकती है। मतलब पहले जब मैंने सुना था कि आयशा सुधर गई है, एक बार प्राची ने मुझसे कहा था, प्राची को उस टाइम गलत फहमी हुई होगी। जो इंसान अच्छा होता है उसे दुनिया का हर इंसान अच्छा ही नजर आता है, इसीलिए उसने जल्दी में आयशा पर विश्वास कर लिया। पर धीरे धीरे उसकी सच्चाई सामने आने लगी। लेकिन हम ऐसा कभी नहीं सोच सकते। आयशा एक ऐसी लड़की है जो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। आयशा ने जो किया वो उसे फल जरूर मिलेगा, ऊपर वाला उसे जरूर सजा देगा। निखिल ने परेशान होकर कहा, बिल्कुल सही कह रहे हो तुम। अब आगे क्या होगा? दिव्यांशी जब इस कंपनी में आ रही है तो कुछ ना कुछ नई बातें पता चलेंगी। ये सारी चीजें जानने के लिए आपको इंतजार करना है अगले एपिसोड का। ये एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना है।